सर अगर आज आपके पास अनलिमिटेड फंड्स हो, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, आप उसे कहाँ स्पेंड करोगे कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन ऑफ दिल्ली? It's a खतरनाक question. First priority, I will try to stop biomass burn. I'm not talking about agriculture burning. First, biomass. अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं ऑल झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में कम्युनिटी किचन कि भाई दिस इज द बर्नर, यू कम कुक एंड गो। रोड डस्ट में हटाऊं, पॉटहोल बंद होंगे और कम से कम दिल्ली हैव द बिग पार्क्स, ओपन बॉल्ड स्पेसेस हैं। यमुना नदी मतलब कितने लोग डिस्प्लेस हुए, क्या सोल्यूशन है इन सब चीज़ों के ऊपर? और मुझे पता है यमुना की वो फ्लड नहीं था, तो प्लीज़ वो भी शेयर करो और मुझे बताओ कि क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का आगे अब दिल्ली में। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली यमुना आपके पास है। यमुना ने अपना एरिया एक बार क्लेम कर लिया। ये तो हम कहते ही हैं कि लाल किले की दीवार के साथ यमुना बहती थी। कम से कम मैं यहाँ डिफर करना चाहूंगा कि यमुना ने अपना एरिया नहीं छोड़ा था, उसने अपना एरिया पे दोबारा एक और कब्जा किया। Hello everybody, welcome back to another amazing episode of The Clampernor Show. आज का एपिसोड प्रोड्यूस्ड है एक बहुत ही स्पेशल पार्टनरशिप के अंडर विद विंगीफाई फाउंडेशन, एंड एज यू नो कि उनके साथ हम एयर पोल्यूशन को लेके बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट्स गेस्ट्स को लेके आ रहे हैं। आज के एपिसोड पे हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल इंसान। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और जानते हैं, यू गाइज नो कि मुझे साइंटिस्ट्स के लिए स्पेसिफिकली एक बहुत ही अलग रिगार्ड है, बिकॉज साइंटिस्ट ने मुझे बहुत हेल्प करा है जहाँ मैं आज हूँ। और आज हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मोहन पी जॉर्ज, जो एक्स एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के। अब वो सीएससी के साथ काम कर रहे हैं। यू नो ही समवन जो who has played a very instrumental role from 1993 in Delhi's air pollution monitoring, and in fact आपके लॉकडाउन के टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ, अनलॉकिंग हुई, एपिसोडिक पोल्यूशन जो दिल्ली में होता है उसमें उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है उसकी मॉनिटरिंग में। सो आई थिंक आज का एपिसोड काफ़ी इंसाइटफुल होने वाला, एंड आई रियली होप यू एंजॉय द कॉन्वर्जेशन। बट बिफोर वी गो, let's give our guests the gifts that Wingify Foundation has sent them, and let's get into the conversation. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, इतना दूर आने के लिए, इस कॉन्वर्जेशन के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। एंड सर उससे पहले ये विंगीफाई ने एक गिफ्ट भेजा है आपके लिए। तो सर एक बात बताओ, जैसे मैंने पढ़ा, आपने बताया था कि 1993 से एंड इवन उससे पहले से आप इस पे काम कर रहे हो एयर पोल्यूशन पे। तो कैसे एयर पोल्यूशन इवॉल्व हुआ फ्रॉम 1993 टू टुडे वेयर वी आर इन 2023? देखिए, जहाँ तक पॉल्यूशन का प्रश्न है, आई डिड माई PhD ऑन इम्पैक्ट ऑफ पावर स्टेशंस। और ईयर कौन सा था वो? That I started in 1984, and I completed the PhD in 1987. That time, that's mainly is the water pollution. So you can say that I started with water pollution, the impact study. Two major power stations, one is Sarni in MP and Koradi just near Nagpur. How it is impacting the ecosystem. Impact of bottom ice release, impact of warm water release, this different time. That's the time. Then I did my postdoctoral in the Bhopal gas leakage project. That time also in the water. That is study on the Bhopal lakes, how that major chemical release impacted it. Even before coming to Delhi and joining Delhi Pollution Control Committee, that time the general impression is pollution means water pollution. Air pollution था ही नहीं। Air pollution को कोई importance नहीं था। One of the part, जैसा noise के लिए आज है, कुछ वैसी स्थिति। But 93 से और 92 जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ज्वाइन किया, उसके बाद से वाइड चेंज आया। क्योंकि जब आप दिल्ली को देखते हो, दिल्ली में वाटर पॉल्यूशन जो था, एक ठीक है, वी हैव यमुना रिवर, एंड इफ यू आस्क मी, आई डोंट बिलीव इट्स रिवर नाउ, बिकॉज 3 बैराजेस इन 24 किलोमीटर्स, then no water body is river. It's almost stagnant water. If you see the data, about 70% of water which is flowing in the river Yamuna in Delhi stretch is coming from the Najafgarh rain, जिसको आजकल पेपर में जब फ्लड के साथ साहिबी नदी बोला, ऑफ कोर्स वो कभी साहिबी नदी थी, क्योंकि the drain is developed
to drain out the water of Najafgarh area, overflow of the Najafgarh lake into the Yamuna. But in these years, it slowly become the drain which is carrying the industrial and sewage waste. And that's the reason why Yamuna is polluted. So that's one part. But when you see these years in Delhi, I remember when first time I visited Delhi to submit a report on the project which I am working as Junior Research Fellow, is a Man and Biosphere Research Project of the Ministry of Environment. And I had to submit the progress recorded INSA building, ITO. What I still remember, 2 chimneys emitting the dust, and INSA, where we come out, is he dust deposited everywhere. Of course, that's a time when everyone believed that if there is a chimney, there will be smoke. But slowly, it is recognized in Delhi that no, it is creating problem. And then seeing the Delhi transition. And if you talk about me or my generation of the people, we see in the transition from 2-stroke engine to 4-stroke engines, from the BS1 or BS0, whatsoever petrol and diesel is there, to CNG, and now we are talking about electrical vehicles. Total change. That time, the persons who traveled in 90s in scooters, they know how their shirt is black in front, and that's a particulate level at that time. Now things changed. But I'm not telling you everything is improved and yes, we are happy. No, still a long way to go. And sir, जैसे इसके main reasons क्या हैं? Like आपको क्या लगता है क्या sources of pollution है? Specifically हम दिल्ली की बात करते हैं तो. देखिए, दिल्ली का एक छोटा सा प्रॉब्लम है. एक तो दिल्ली is very small geographical area, 1400 square kilometer. When you see it in geographical scale, it's nothing. And we always talk about, or our media, whenever you talk about, if you just Google and write the air pollution in India, whatsoever you are getting is Delhi-based thing. It is a living laboratory, no doubt about it. It's a most studied city. You get the most data of this place. बट कहीं ना कहीं हम इस चीज को पहचानने में चूक रहे हैं कि जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम ज्योग्राफिकल एरिया से नहीं कर सकते. 1400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को अगर मैं वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बैठ के ठीक करना चाहूँ तो ये मेरा बहुत बड़ा मुगालता है कि मैं उसको ठीक कर लूँगा, मैं कभी ठीक नहीं. अब अपन देखें दिल्ली में दिक्कत क्या है. दिल्ली डस्टी प्लेस है, ये इसके लिए कोई आज की स्टडी मुझे नहीं चाहिए. अगर आप ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट भी देखें, वो मे बी ब्रिटिश गैजेटियर्स और बिफोर दैट डिफरेंट ऑथर्स रिटन, दे ऑल रिटन इट्स अ डस्टी एरिया एंड इट्स हॉट. एंड ऐसा क्यों सर? व्हाट मेक्स दिल्ली डस्टी? Dusty because you are in the Indo-Gangetic plain. And when you talk about that olden India from Lahore to Varanasi, or even to Calcutta, everything it comes in the Indo-Gangetic. Correct. You have the first thing, extreme seasons. You have winter when your temperature is reaching up to 2 degrees centigrade, and summer when it is going to 40 degrees centigrade. When you talk about Delhi, there is clear 3 peaks of air pollution. One comes in the summer, May, June, when the dust storm comes from the western part of country and you get the dust. Right. And that time, if you see the data, your PM10 level is more. Means chorus part is. Then the most talked, the media hyped part, 15th October to 15th November, when agriculture residue burn, or with the onset of winter, second peak. At a time, what happens after the harvest season? Whatsoever agriculture residue is left, they burn it. Somehow, media made it a fight between a football match between Punjab and Delhi or that type. It is not. It is total problem of Indo-Gangetic belt.
If you ask which is the next state which is burning more agricultural residues, you find some MP or UP or Madhya Pradesh. The only problem, there are no studies, they have no monitorings, so we believe everything is fine. It's under control because data is not there. But when you talk about Delhi, you have 40 monitoring station, continuous monitoring station. Every hour you are getting particulate data, so you are always highlighted. You have a graded response action plan for Delhi. You have AQI for Delhi. You have special measures for Delhi. So Delhi is always a most polluting city because it is the most monitored and most studied city. So I said the first is our location. Correct. That is creating problem. You have highly. And then if you have in 1,400 square kilometer, if you have more than 8 million registered vehicles or 10 million, almost, if you just remove the scrapped vehicle, then too, that's a number is very high. And with very liberal estimate, 1 or 2 million, 1.5 to 2 million vehicles on your road at any moment. So they emit something. Agreed. Now you are reached on the stage when you are using the BS6 fuel. But fuel is there and you are burning it, so something will come. And that something is too big. It will impact. Then comes the question, roads. In 1,400 square kilometer area, you have about 30,000 kilometer of the road. 30,000 kilometer of the road, it means in every residential area, you have a road. So you can't get the actual definition of the residential area or sensitive area. Everywhere there is a vehicle. Right. The vehicle is the major issue. And our roads, we have one of the widest road in the, if you say in the world, even yes, it's correct. But most dusty road. The reason you have, this year, fortunately, you got some good rain in July. Otherwise, if you count the actual rainy days, you got, number is 10 to 15, nothing more than that. And it means that dust is not getting washed off. So every time my or your car passes, that dust is airborne and it's there. So you are in the Indo-Gangetic belt, which is dusty. You have that dust, your vehicle emission is there, your road resuspension dust is there. And if we go back to once again to the 1993 when I joined the Delhi Pollution Control Committee, at that time the city is running on the coal. Every industrial area, you find the big stacks, chimneys, emitting black smoke. Because that time standards were relaxed and coal they are using. We had 3 thermal power stations that time, Badarpur, Rajghat and Indraprasth. Now these are all coal power stations gone. As I said, the things have changed, but in 300 kilometer radius, you have about 13 power stations. So now we are moved from the primary pollutant to secondary pollutant. Secondary pollutant are forming. Weather is the problem. And of course, you are talking about a city with the highest population density. You are comparing with New York. 11,000 to 21,000 person per square kilometer. The places where very less population density also there, that's clean. And unfortunately, where the more people is there, I've seen different steps taken, things change a lot, but still, we are burning biomass. Now comes the question ki every department claims ki we have this much team is there and we read always in the media. Yes, it's there. And I am not reducing their or negating their efforts. It's there. Roadside burning is limited. It's controlled. But you have to see any park where DDA or any authority is putting the pruned part of the tree. It's the greenest capital. First or second in the world ranking, I don't know, but it's the greenest capital. And so you have to prune the trees. And I observed so many times, they prune it
and dump into some nearby park. They have the earmarked parks, there they put. But if you visit 3 or 4 days after, there is nothing. जला देते हैं. It means कोई तो ले जा रहा है. वो जो लोग ले जा रहे हैं वो ले जाके उसको जलाते. वो जलाते क्यों है? अब कहेंगे कि अब सब उज्ज्वला है और दुनिया भर के फैसिलिटीज हम दे रहे हैं. ठीक है, उज्ज्वला पे बहुत सी चीजें हो सकती हैं, सिलेंडर्स दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए शायद उनको करीब 700-800 रुपया देना पड़ता हो, और ये तो फ्री है. तो मैं क्यों गैस जलाऊंगा? मैं बायोमास जलाऊं, बिकॉज देयर इकोनॉमी वर्क्स लाइक सो वी गेट द बायोमास पार्ट. सो ये कुछ मोटे मोटे से रीजन हैं जो दिल्ली के पॉल्यूशन के हैं. और जहां तक इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी एयर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी वो तो अब पूरी तरह से क्लीन फ्यूल पे चली गई. क्लीन फ्यूल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द CNG और पाइप नेचुरल गैसेस. एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि डीजल जनरेटर सेट बहुत इमिट कर रहे हैं, बट नाउ, और वो सत्य भी था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूं, गलत, सही था. नाउ वी आर इलेक्ट्रिक सरप्लस सिटी, एंड वो स्थिति बहुत कुछ सुधार. एंड डीजल सेट में भी इतने इमिशन स्टैंडर्ड्स टाइट होते जा रहे हैं कि धीरे धीरे वो चीजें बदल रही. सो मुझे अच्छा जो ये समझ आया यहाँ से आज एक नई चीज़ कि हम जब एयर पोल्यूशन की बात करते हैं ना, आपने ना पूरे इकोसिस्टम को ब्रेक डाउन कर दिया. कि इसे फॉर एग्जांपल बायोमास बर्निंग में आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि जो फार्म फायर्स हो रही हैं, आपने दिल्ली के अंदर की प्रॉब्लम समझाई कि ऐसा भी हो रहा है. तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन है? मतलब हम एपिसोडिक पोल्यूशन की बात करेंगे कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, बट क्या सोल्यूशन है यहाँ से आगे जाते हुए? फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने कहा कि अभी रिसेंटली हर न्यूज़ आर्टिकल में था कि बारिश की वजह से हवा साफ़ हो गई, बट जब ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से बारिश हुई, जैसे हम बात कर रहे थे यमुना नदी, मतलब कितने लोग डिस्प्लेस हुए. तो क्या सोल्यूशन है इन सब चीज़ों के ऊपर? और मुझे पता है यमुना के ऊपर आपके पास एक, मतलब आप शेयर करना चाहेंगे कि वो फ्लड नहीं था, तो प्लीज़ वो भी शेयर करो और मुझे बताओ कि क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का आगे अब दिल्ली में. देखिए, जहाँ तक रिवर मेरा एरिया नहीं है, लेकिन अब चूंकि मैं क्लेम कर सकता हूँ करीब 30 साल से तो मैं दिल्ली में हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली यमुना आपके पास आई थी. यमुना ने अपना एरिया एक बार क्लेम कर लिया. ये तो हम कहते ही हैं कि लाल किले की दीवार के साथ यमुना बहती थी. फोटोग्राफ्स भी आई हैं अब काफ़ी सारी. फोटोग्राफ्स हैं बहुत से ही. अगर आप ब्रिटिश जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें देखें, गजेटियर्स जितने हैं उसमें सब में मैप में वही दिखाया गया. हम सिर्फ यमुना को वो नदी मान लेते हैं जिसको कि हमने बैराज बनाकर छोटा कर दिया है और उसको उस सीमाओं में बांधते हैं, तो जब हमें पानी छोड़ना पड़ता है तो वो अपनी जगह आ जाती है. तो हमें ठीक है, वो डेफिनेशन होगी कि जब रिवर अपने एरिया से बाहर आती है तो वो फ्लड होता है, लेकिन कम से कम मैं यहाँ डिफर करना चाहूंगा कि यमुना ने अपना एरिया नहीं छोड़ा था, उसने अपना एरिया पे दोबारा एक और कब्जा किया था. डिस्प्लेसमेंट होता है, सही है, दिक्कतें होती हैं, ये भी सही, लेकिन ये एक्सट्रीम इवेंट्स तो अब आएंगे, हमें इनके लिए तैयार होना चाहिए. अगर आप मानसून के पैटर्न में भी डिफरेंस देखें, जो मुझे मेरे बचपन का मानसून याद है वो हुआ करता था जब बादल घिर जाते थे और हफ्तों घिरे रहते थे और बारिश धीमे होती थी. अब हम वो एक्सट्रीम इवेंट्स देख रहे हैं कि छोटे से पीरियड में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है और वो पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाता. तो वो क्यों हो रहा है, इस बारे में हम ध्यान दें. और ये फ्लड कभी अभी जैसे कहा जा रहा था कि 78 के बाद आया मेजर फ्लड है, सही है. अभी केरला में हमने 18 में देखा था, तब भी उसको दे सेड 100 ईयर फ्लड. और स्टिल वहाँ जो 1900 समथिंग में 38 में जो फ्लड मेजर फ्लड आया था, उसका हाईएस्ट फ्लड मार्क पोल लगे हुए हैं कई जगह. हम उन चीज़ों को भूल गए. हमने पूरा इकोसिस्टम चेंज कर दिया, लैंड यूज चेंज कर दिया. सही बात है. तो अभी तो हमको 40 साल में या 100 साल में एक बार देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसी रफ्तार में चले तो ये हमें बहुत जल्दी कम टाइम में
सर एक चीज़ बताओ, लाइक मतलब मुझे ऐसा सोच रही हूँ, जैसे आपने बोला कि दिल्ली की जो नेचुरल ज्योग्राफी है वो इंडो गैंजेटिक प्लेन में आती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो नेचुरल ज्योग्राफी है। बट सिमिलरली जो यमुना रिवर है, जैसे लाल किला के पास हमने गमूद घाट की बात कर रहे थे, वो नेचुरल ज्योग्राफी है। तो ऐसा लगता है कि जो हम एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए भी फेस कर रहे हैं बिकॉज हमने जगहों की नेचुरल ज्योग्राफीज को ही बदलने की कोशिश करी है। बिकॉज लाइक आई डोंट नो, आप बताओ कि इन सब चीज़ों का तो रोल होता है ना, लाइक हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये एयर क्वालिटी से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स हम बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें रोल प्ले करती है ना एरिया की एयर क्वालिटी में, टेम्परेचर में और इन सब चीज़ों में। देखिए, वाटर बॉडी बहुत इम्पोर्टेंट है। वाटर बॉडी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो टेम्परेचर होगा, जो इकोसिस्टम के टेम्परेचर्स उनको वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। मैं एकदम तो मेरे पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आई थिंक हमारे पास 3000 से ज़्यादा छोटे छोटे रिजर्वायर्स थे, वो सब खत्म हो गए। वहां पर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग खड़ी। वही तो रीजन है जहां पर आपका वाटर ड्रेन नहीं हो रहा। वाटर उस पोंड में चला जाता था, वो वाटर रिचार्ज होता था और आपके पास पानी मिलता था। जो सरोज नगर और जो बेल्ट है ये पूरा, वहां पर तो कहते हैं बहुत ऊपर होता था वाटर लेवल। नाउ इट्स टू डीप, आपको वाटर नहीं मिल रहा। अगर आप द्वारका एरिया की बात करें तो पूरा सैलाइन वाटर मिल रहा है, बिकॉज द वाटर इज नॉट देयर, योर एक्यूफर इज नॉट रिचार्ज। हमने उन ड्रेन्स को खत्म कर दिया, हमने उन छोटे छोटे रिजर्वायर्स थे उनको खत्म कर दिया। एक तरह से हमने वो स्थितियां खत्म कर दी जहां पर वाटर रिचार्ज। और ये सब हुआ रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, जो पोल्यूशन लेवल, सॉरी, पॉपुलेशन लेवल्स जो बड़े हैं हमारे। आप ये कह सकते हैं, उसके रीजन बहुत से हो सकते हैं। शायद आप पिछले 100 साल का डेमोग्राफिक चेंज तो देखेंगे तो वो अपने आप में उसका जवाब। शायद शाहदरा और वो एरिया बहुत दूर हुआ करता था, आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वहीं पर है। अगर हम बात करें बदरपुर की या गुड़गांव की, गुड़गांव एक छोटा सा विलेज होता था शायद। कुतुब मीनार बिल्कुल आउटर बॉर्डर पे होती थी, आज वो सिटी के बीच में। तो इन सब चीज़ों का फर्क तो पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आप पॉपुलेशन नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन जितनी चीज़ें आप बचा सकते हैं उनको बचा, क्योंकि अगर आप टोटल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप पे इम्पैक्ट करेगा। हो सकता है आज ना पता पड़े, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन 30-40 ईयर्स डाउन द लाइन साहिबी नदी नजफगढ़ ड्रेन हो गई। वो सिर्फ पानी को ड्रेन आउट करने के लिए थी, स्टॉर्म वाटर ड्रेन थी, उसको आपने सीवेज ड्रेन में बदल। आपको कहीं ना कहीं लाइनें खींचनी पड़ेंगी। अब जैसे इंडस्ट्रीज की हम बात करें, 32 इंडस्ट्रियल एरियाज आर देयर, एवरीथिंग फाइन देयर, समवन विजिट, समवन चेक्स, सम चेक्स आर वहाँ पर आप मॉनिटर करते। लेकिन हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जो रेसिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रीज चल रही है, उनके बारे में हम कुछ नहीं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि ये मेरा डोमेन नहीं है, लोकल बॉडीज कहती है कि हमारा डोमेन नहीं है, किसी का तो डोमेन है। मास्टर प्लान ऑफ द सिटी इज देयर, इफ वायलेशन इज देयर समवन हैज टू टेक दैट। क्योंकि जो प्लान्ड एरियाज हैं वहां पर बहुत सी चीज, जैसे अब देयर इज अ नोटिफिकेशन which says कि which type of fuel you can burn, what we say notified fuels। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में ना मैं विजिट कर रहा हूँ ना आप विजिट कर रहे हैं, तो कैसे पता पड़ेगा क्या सारा बैंड फ्यूल वहां चलता है। सेम उसी तरह जैसे मैंने बायोमास की बात, क्योंकि वो मुझे सस्ता, हमें अपना एटीट्यूड चेंज, उनको समझाना पड़ेगा। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको ऑल्टरनेट फ्यूल मुझे देना पड़ेगा कि भाई ये कॉस्टली है, ये जलाए। क्योंकि जब हम टोटल एनवायरमेंटल हेल्थ कॉस्ट ढूंढे, आप अक्टूबर या नवंबर में एंटी एलर्जिक लेने किसी केमिस्ट के पास जाइए, आपको नहीं मिलेगी। आप सिर्फ उसी का कॉस्ट जोड़िए कि कितना, कहीं ना कहीं ये सब मेरे और आपके शरीर में इम्पेक्ट कर। आप एनकैप आया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, बहुत एक्शन, लेकिन स्टिल हम स्टैंडर्ड से कहीं बहुत ऊपर, तो वी नीड सम मेजर एक्शन। और सर जैसे हम बात करते हैं हमारी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स,
मतलब मैंने ऐसा सुना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एयर क्वालिटी बहुत खराब होती है, बट क्योंकि जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है वो ले नहीं पाता उतना, तो वो एक पॉइंट पे आके स्टेगनेंट हो जाता है। जैसे अगर सपोज वो दिखा रहा है फॉर एग्जांपल 350, हो सकता है 1200 है, हो सकता है 1500 है, बट वो उसी हाईएस्ट पे स्टेगनेंट रहता है। क्या ये बात सच है? ये एक हल्का सा मिथ। उसका रीजन ये है कि जनरली, अब मुझे नहीं बोलना चाहिए उस पे, वास्तव में इट्स स्टेट बोर्ड्स थिंग, दे हैव टू डिफेंड। जनरली 999 की एक वैल्यू आ जाती है और उसको ये लोग जनरली मीडिया रिपोर्ट करता था कि ये ब्लॉक जैम, और उस पर बहुत से इश्यूज हैं। आप जो जितने भी अभी जो ऑटोमेटिक स्टेशंस लगे, सेम मॉनिटरिंग स्टेशंस माइन हेड पर भी काम, जहाँ ओपन माइनिंग होती है वहाँ भी ये काम, वहाँ पर तो 5000 6000 तक की वैल्यू लेते हैं। ये कोई मैकेनिकल एरर पैदा होता है जिस वजह से ये स्टक हो जाता है, तब कोई एक ऐसी वैल्यू रिपीटेड आती है। अब ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीजें हैं कि जो डेटा क्या स्टॉप कर सकते हैं या कोई क्या डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। एनालाइजर से जब आप डेटा लेते हैं, ये जितने भी एनालाइजर्स लगे हुए हैं ऑटोमेटिक स्टेशन, वो दिल्ली में हो या ऑल ओवर इंडिया लगे हुए हो, जो 600 से ऊपर स्टेशन जो लगे, इट्स ऑल इंटरनेशनल लेवल, यूएस ईपीएस सर्टिफाइड लेवल के स्टेशंस हैं। जब ये वहाँ ठीक से काम करते हैं तो यहाँ भी ठीक से। लेकिन क्या आप इन सिस्टम्स का कैलिब्रेशन कर रहे हैं? वो इम्पोर्टेंट है। क्या आप डेटा का वैलिडेशन कर रहे हैं? ये सब चीजें महत्व। और देखिए, अब तो अगर आप इन जनरल इन सिस्टम्स की बात करें तो इवन आपके पास, आपको किसी ये स्टेशन इतने एडवांस्ड है कि इनमें आपको विजिट करने की भी जरूरत। कैलिब्रेशन की बात करें, इनका डेली ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन होता है, लेकिन किसी को देखना तो पड़ेगा कि आज का कैलिब्रेशन हुआ है या नहीं हुआ। करेक्ट। द सेम थिंग इफ यू से कि फ्लाइट तो ऑटो पायलट पे है तो पायलट सो सकता है, पायलट को उस मौके के लिए तैयार रहना पड़ता है जब ऑटो पायलट गलत हो रहा है, गड़बड़ कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। अगर आप ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा सिस्टम कैलिब्रेट हुआ है या नहीं हुआ, और उसने रॉन्ग डेटा दे दिया है, वो रिपीटेड डेटा दे रहा है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। अगर आप मैन्युअली चेक नहीं कर सकते तो दुनिया के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बहुत सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो सेकंड रिपीटेड रीडिंग पे आपको अलर्ट देते हैं कि 2 वैल्यूज आर सेम और 3 वैल्यूज आर सेम, देन यू हैव टू चेक। इसके लिए भी आपको साइट तक जाने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम योर कंप्यूटर इटसेल्फ यू कैन चेक द एनालाइजर इज वर्किंग और नॉट। तो अब इनके डेटा जनरेशन पर मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं इन सिस्टम्स के साथ 2010 से 2022 तक वर्क किया हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट कि दे आर वेरी गुड, दे आर वर्किंग। ये सिर्फ तब होता है जो आप बोल रहे हैं डेटा रिपीटेडली आता है, जब या तो आपने उसमें कट ऑफ डाला कि एनीथिंग हायर देन 1000 विल बी रीड एज 1000, वो भी एनालाइजर में नहीं डलता है, वो डलेगा आपके कंप्यूटर कि मैं उस डेटा को नहीं, वो रिजेक्टेड डेटा है। लेकिन अब तो इन सब चीज के लिए पूरा एसओपी आ गया है, तो डेटा पर डाउट करने की जरूरत तो। सर जैसे हमारे पास आपने बोला इतने सारे मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, तो इस डेटा कलेक्शन का हमारे एक्शन में क्या इम्पैक्ट आया है? लाइक क्या इससे बेटर इम्पैक्ट या बेटर सॉल्यूशंस हम दे पा रहे हैं? देखिए, इम्पैक्ट की बात करें तो सिर्फ ऑटोमेटिक स्टेशन की बात करें, क्योंकि 90s से Correct. ये तो मॉनिटर तो हो रहा था, और तब दिक्कत ये थी कि चूंकि 8 आवर एवरेज आता था तो हम लोगों को पीक नहीं पता पड़ते थे, वी ऑलवेज सेड कि एवरीथिंग इज फाइन। इन ऑटोमेटिक स्टेशंस ने जो हमको फायदा दिया है, आज दिल्ली के किसी भी स्कूल में, आप लोग तो स्कूल में काम करते हैं, यू किसी भी बच्चे से पूछिए PM 2.5 और PM 10 क्या होता है, ही गिव आंसर, मे बी साइंटिफिकली नॉट एक्यूरेट, बट ही नोज कि 2.5 एंड 10 अलग अलग चीज है, ही आंसर्स इट। सो कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि डेटा पब्लिक डोमेन में दिया गया, इसलिए जब दिल्ली के स्टेशंस की बात करते हैं, स्पेशली DPCC के स्टेशंस की बात करते हैं, हर 15 मिनट में डेटा आपको देखने को मिलता है, नया सेट ऑफ डेटा। उस वजह से ही
उसी वजह से लोग कहते हैं कि डेटा रुक गया, क्योंकि कोई भी सिस्टम 24 आवर्स परफेक्टली काम नहीं करता, कभी ना कभी ब्लॉक होगा, 1 घंटे के लिए डेटा रुकेगा। सिर्फ इसी डेटा के बेस पर कभी आपने ऑड-इवन की कोशिश, कभी आपने ये कहा कि नहीं BS4 से काम नहीं चलेगा, BS6 चाहिए, आपको ये लगा कि पेट्रोल पंप से बेंजीन निकल रहा है जो ज्यादा है, आपने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए। तो अगर ये बेसिक डेटा ही नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कहें तो लंबी लिस्ट है इसकी, क्या इम्पैक्ट। अगर अभी जब 2018 में जब हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए थे, 13 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई, और अभी पिछले ही साल मैं जब देख रहा था कि इनमें क्या फर्क है, तो उस टाइम जब 18 में हमने जब हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए थे तब इनका कुछ स्टैंडर्ड नहीं। तब ये था कि अगर PM10 300 से ऊपर एंड PM 2.5 100 से ऊपर है तो वो लोकेशन। तो उस कंडीशन में ये 13 हॉटस्पॉट है। लेकिन जब पिछले ईयर्स का आप डेटा देखते हैं तो अब वो कंडीशन नहीं बची, वास्तव में हॉटस्पॉट से बाहर आ गए। क्यों? PM10 कम। वो क्यों कम हुआ? पहले इप्का ने और बाद में कमीशन ने उन जगह पर इतने एक्शन लिए, एक मिशनरी डेवलप, सिस्टम डेवलप हो कि किस तरह आपको उसको कंट्रोल कर। सो इम्पैक्ट हुआ, आपका BS6 आना हो, इंडस्ट्रीज में क्लीन फ्यूल आना हो, ऑड-इवन एक्सपेरिमेंट्स हो, सारी चीजें, और जो मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है, जो स्प्रिंकलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं ये सब इस डेटा के बस। और सर ऑड-इवन क्या सक्सेसफुल था हमारा? यस, इट इज सक्सेसफुल एंड नो। व्हाई दिस एक्सट्रीम? नो इसलिए कि बिकॉज यू आर वर्किंग विद दिस ऑड-इवन इन द ओपन डायनेमिक सिस्टम। 1400 स्क्वायर किलोमीटर की मैं बात कर रहा था, और एयर कोई बाउंड्री तो जानती नहीं। डोंट टेक इट कि गाजियाबाद से आ रहा है। गाजियाबाद से अगर हवा चल रही है और दिल्ली आ रही है, दिल्ली से आके इधर बदरपुर या गुड़गांव निकल रही है, आपने बीच के एरिया में सब कुछ कर दिया है, लेकिन हवा इस डायरेक्शन से दूसरा डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर यहाँ पे मैंने कुछ कम भी किया था तो वो जो उधर से हवा आई उसने बराबर कर दिया। सो मैंने शुरू में भी कहा कि अगर आप वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बैठ के चाहेंगे कि मैं इस जगह को साफ कर दूंगा, संभव। और इसी डेटा को जब मैं लैब की कंडीशन में कैलकुलेट करूं, इंपैक्ट हुआ है। बिकॉज आपका रूट पे कंजेशन कम हो, आपके फ्यूल सेल में 30% का रिडक्शन आया था। इट मीन्स वो 30% फ्यूल नहीं जला है, इट मीन्स वो इमिशन मैंने कम किया था। दैट्स अ डिफरेंट इश्यू कि मैं उसको मेजर नहीं कर। तो अगर मुझे साइंटिफिक एनालिसिस करने देते हैं आप, तो इम्पैक्ट आया है। और दूसरा जो जनरल इंप्रेशन जो है कि उसका इम्पैक्ट नहीं था, हम डेज को कंपेयर करते हैं। 13 तारीख को 300 था, 14 तारीख को 200 हुआ या नहीं, इट इज नॉट कंपेरिजन। ये बहुत सारे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, 50 और फैक्टर है। आप उन सबको छोड़ दीजिए, अगर आप सिर्फ 2-3 चीजें ले लें, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, सोलर इंडेक्स, अगर इन 3 के बेस पर भी आप अपने डेटा को वेट कर दें तो आपको वो डिफरेंस दिख जाए। आज विंड स्पीड 6 किलोमीटर थी और दूसरे दिन 12 किलोमीटर थी। जिस दिन 12 किलोमीटर थी उस दिन आपका पॉल्यूशन कम है। आपका मिक्सिंग हाइट 50 मीटर थी और दूसरे दिन वो 200 मीटर थी, 500 मीटर थी। तो सिंपल कंसंट्रेशन के कंपैरिजन से आप कुछ नहीं। तो जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है, ऑड-इवन हेल्प्स। लेकिन फिर उसके लिए दूसरी थ्योरीज हैं, वो व्हाट दे से कोबरा इफेक्ट एंड ऑल, कि ठीक है लोग 2 गाड़ियां रखना शुरू कर देंगे, उस टाइप की चीज। अब उसको तो जब तक आप अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे उसके लिए। और जब मेरे से कई लोग पूछते हैं कि भाई ठीक है इतना सब कुछ हो गया, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों नहीं कम? एकमात्र रीजन, इसको हमने सरकारों का प्रॉब्लम, उसको मैंने अपना प्रॉब्लम नहीं। मैं ठीक है ऑड-इवन में मैंने कई लोगों को देखा है, कल से ऑड-इवन है, कोई ऐसा पास दिला दो जो मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे लग जाए, गवर्नमेंट ड्यूटी लगा दो, इमरजेंसी ड्यूटी लगा दो, कुछ। वाई? जितना अभी इवेंट बेस्ड होता है, खैर इट्स वेरी पॉलिटिकल थिंग, दीपावली पे पटाखे चलने चाहिए, खूब चलाए पटाखे चलाना, मुझे अच्छा लगता, लेकिन हमें वे करना पड़ेगा जो इमिशन हो रहा है, क्या वो मैं और मेरे सोसाइटी पे इम्पैक्ट कर रहा है।
इज इट वर्थ? मद्रास में या बॉम्बे में आप पटाखे चला लीजिए ना, क्या दिक्कत है, वो सी ब्रीज सब कुछ ले जाता है। लेकिन दिल्ली में मेरे पास वो चीज नहीं है। मैं लैंडलॉक सिटी, विंटर होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, मिक्सिंग हाइट 100 या 200 मीटर होती है। सर ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, विंटर है, टेम्परेचर डाउन है, मिक्सिंग हाइट। विंटर में क्या होता है कि हाँ, अपन जब शुरू में 3 पीक बात कर रहे थे, शायद 3rd पीक की बात नहीं। सेकेंड पीक जो था अक्टूबर में, एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग होता है, वो तो जलता है और आप डाउन विंड में है, मतलब विंड जहां से आ रही है, जहां को जा रही है, जिस जाने वाले पाथ में आप हैं, तो वो आपके पास लेके आएगा। अब उसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन उठता है कि ग्राउंड विंड आप विंटर में कह रहे हो जीरो, इसलिए पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये आ कहां से रहा है? ये जो भी पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट होता है वो ग्राउंड विंड पे नहीं होता है, बिकॉज व्हेन यू बर्न समथिंग, गैस जो निकल रही है हॉट होगी, वो ऊपर जाएगी, एंड जो ट्रांसपोर्ट लेवल विंड है वो लेके, और हर पार्टिकल का अपना एक सेल्फ लाइफ है जब वो सेटल होना शुरू। सो ग्राउंड लेवल विंड और ट्रांसपोर्ट विंड एक्सप्लेन करो। ग्राउंड लेवल पे अब जैसे आप बात करें कि मैंने यहाँ छोटा सा कुछ जलाया, हाँ, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, इस पे कुछ होगा, तो अब इतने ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं कि वो रुक जाएगा, गिर जाएगा, कहीं डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन ये सीधे 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे अगर चले गए, तो वो जो धुआं निकला था, जो क्लाउड जैसा जो उठा था, वो उसके साथ बहेगा, और बह के 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जो भी विंड स्पीड होगी और जो मेटलॉजिकल कंडीशन होगी, उसके बेस पे वो सेटल। अब वो दिल्ली में होगा तो दिल्ली के लिए प्रॉब्लम है, और आगे बढ़ के मेरठ में होगा तो हो सकता है, वाराणसी, कलकत्ता, जहां जाके, इट डिपेंड कि वो कितना ज्यादा स्मोक निकल रहा है और कितना फैल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। उस टाइम कोई रेंज हो रही है, नहीं हो रही है, ऐसी बहुत सी चीज। तो ग्राउंड लेवल पर जो आप 50-100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर तक का एरिया है, उससे ऊपर जो निकल गया, जो ट्रांसपोर्ट विंड्स होंगी, आई एम गिविंग इट इन वेरी लेमन लैंग्वेज, 1.5 किलोमीटर मान लीजिए, उस पर वो दूर तक जाए। अब दूसरी एक जो चीज होती है, हम उसको मिक्सिंग हाइट बोलते हैं। अभी मैंने बोला कि जैसे कोई चीज गर्म होती है तभी उठ रहा है। करेक्ट। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा मैंने यहाँ स्मोक जलाया, उससे एक चीज उठी, जो उसका टेम्परेचर था वो एम्बियंट, मतलब अपने नॉर्मल उसमें आने के बाद 30 डिग्री था। वो तब तक उठता जाएगा जब तक 30 डिग्री टेम्परेचर से नीचे की हवा होगी ऊपर जाता है। लेकिन मान लीजिए जो ऊपर का ब्लॉक है वो उससे ज्यादा टेम्परेचर आ गया, वो वहां पर रुक जाए, उससे ऊपर नहीं जा सकता। या मैं अगर बहुत सिंपल भाषा में बोलूं, इसको मैं एक ग्लास मान लेता हूं। इस ग्लास में सामान्य समर में या नॉर्मल टाइम में ये टेम्परेचर, जो गैस उठ रही है, वो यहां तक फैल सकती है, और विंटर में वो सिर्फ इतनी ही जा पाती, ऊपर नहीं। तो ये जो कॉलम था वो एकदम 1/4 हो गया, लेकिन जो पॉल्यूशन में कर रहा हूं वो सेम है, तो उस वजह से कंसंट्रेशन बढ़। सो ये मिक्सिंग हाइट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि विंटर में स्पेशली आपका दिसंबर से लेके जो जनवरी तक का पीरियड होता है, वहां पर यह चीज इम्पैक्ट। अब वो कहते हैं सब कुछ बराबर था, फिर कल पॉल्यूशन था, बढ़ गया था, आज कम हो रहा है। ये मेटलॉजिकल कंडीशन बहुत है। और सर जो हमारे स्मोक टावर्स जो लगे थे, वो क्या यूजफुल थे, और मतलब उनकी जो हाइट्स वगैरह थी, क्या वो ये मिक्सिंग हाइट और ये सब देख के डिजाइन किए गए थे, और क्या अभी मतलब उनका इम्पैक्ट है कुछ अच्छा? बिकॉज मैंने जितने लोगों से बात करी है, सबने बोला है कि स्मोक टावर्स बहुत हेल्पफुल नहीं रहे हैं। आप, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ये जो मेरा पिछला ऑर्गेनाइजेशन और अभी का ऑर्गेनाइजेशन, उससे कोई संबंध नहीं। #independent opinion, independent views। ये एक जुडिशियल ऑर्डर था जिसको फॉलो किया गया, और मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे स्मोक टावर्स कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाला। ये हो सकता है कि 10 मीटर 20 मीटर में थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर, उससे ज़्यादा कुछ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी टेस्टेड ही नहीं। सर ऐसा कुछ था ना, लाइक मैं गलत हो सकती हूँ, कुछ चाइना में या कहीं पर हुआ था, एंड उसके बाद इन लोगों ने कहा कि नहीं हम दिल्ली में ट्राई करते हैं, शायद चाइना में कुछ है, वो सक्सेसफुल है, इसी टाइप का कुछ है। स्मोक टावर आप लैब में चलाइए, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में चलाइए, इट विल बी इफेक्टिव। ओके, वही एनवायरमेंटल कंडीशंस।
आप डायनेमिक ओपन उसमें चलाएंगे तो चाइना में भी ये सक्सेसफुल नहीं है। ओके। क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, आप हवा ले रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। खैर ये मोर टेक्निकल थिंग है, इसको तो फिर अपने को अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ इसको इतना ही लीजिए कि मेरी नज़र में एक वायबल सॉल्यूशन, अगर आप कैलकुलेट करेंगे कितनी इलेक्ट्रिसिटी का आप ले रहे हैं, उससे उसका कितना वहाँ पे कितना पार्टिकुलेट निकल रहा है और यहाँ पे कितना पार्टिकुलेट आप रोक पा रहे हैं, वो सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट होंगी। Of course, the academic people have different opinion because one of the topmost university did it, but practically, I don't think it's सर आई थिंक मुझे लाइक मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है इस चीज़ पे कमेंट करने के लिए, बट जैसे आपने वो चीज़ें बोली ना कि ओपन इन्वायरमेंट में हम ज्योग्राफी को ले रहे हैं, वेदर पैटर्न, वेदर कंडीशंस, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, और शायद हम इसलिए बोलते हैं हम क्लाइमेट मॉडलिंग भी करते हैं ना, Yes. वो मॉडल कितना सक्सेसफुल है वो डिपेंड करता है कि हमने कौन कौन से फैक्टर्स को एनालाइज करा है। एंड इसीलिए शायद क्लाइमेट को सॉल्व करने के लिए हमें इंटर डिसिप्लिनरी लोग चाहिए, ऐसे लोग ज्योग्राफी समझे, कुछ लोग टेक्नोलॉजी समझे, उनकी मतलब जब वो सारे साथ में आएंगे तो जाके एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी, सक्सेसफुल मॉडल लगेगा। उसमें हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, हर कोई होना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा फील होता है। देखिए, एनवायरनमेंट आइसोलेशन में नहीं चल सकता। आपको हेल्थ इम्पैक्ट से लेके हिस्ट्री जिसको पता हो, आर्किटेक्ट्स, एवरीवन यू नीड। आइसोलेशन में आप एनवायरनमेंट। एंड सर आपका कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट पे क्या मतलब थॉट प्रोसेस है कि वो कितना कंट्रीब्यूट करता है दिल्ली की एयर क्वालिटी को लेके? देखिए, जब अपन सोर्स अपॉर्शनमेंट देखते हैं 6 to 8%, 10%, ओके, बट दैट 6 to 8% इज इंपॉर्टेंट, यू कैन कंट्रोल इट। यस, दिल्ली में काफी काम हुआ है उस पर, लेकिन बहुत कुछ होना चाहिए। सर बताओ कि क्या हुआ है, एक दो चीज़ें कुछ एक्सप्लेन करो, और क्या होना चाहिए वो भी बताना। देखिए, कम से कम यहाँ पर हमारे पास गाइडलाइंस है, लेकिन किस तरह विंड ब्रेकर लगना है, किस तरह शीट्स लगना है, कहाँ पर आपको डस्ट रोकना है, कहाँ पर आपको स्प्रिंकलिंग करना है, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्चुअल साइंटिफिक स्टडी नहीं है। व्हाट इज द ऑप्टिमम स्प्रिंकलिंग, कहाँ मैं स्प्रिंकलिंग कर सकता हूँ? क्या बॉर्डर पर वाटर कर्टन से आप कंट्रोल कर पाएंगे? इसके लिए जो करना चाहिए, आपको कम से कम 3 ऑटोमेटिक स्टेशन लगाने चाहिए, एक अपविंड में, 2 डाउन, जो ये बताएं कि आपके एरिया में कितना डस्ट उठ रहा है। और सब कुछ अच्छे रूल होने के बावजूद क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं, या सिर्फ विंड ब्रेकर लगाने थे इसलिए मैंने विंड ब्रेकर लगा दिए। आज कोई इंस्पेक्ट करेगा तो मैंने पानी स्प्रे कर दिया, नहीं तो मैं पानी स्प्रे नहीं करूंगा। पानी चलो अब दोपहर में नहीं डालना पड़े इसलिए मैंने कीचड़ कर दी है क्या मैं व्हील वॉश कर रहा हूं? जब मैं अपना डिमोलिशन वेस्ट ले जाता हूं, क्या मैं उसको कवर करके ले जा रहा हूं? करेक्ट। जब मेरे वर्क एरिया से वो ट्रक निकल रहा है तो वो कहीं आसपास की रोड न खराब कर रहा, वो शायद कहीं ना कहीं हम लोग चूक गए। हम मीन्स दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में 2 मेजर कंस्ट्रक्शंस हुए थे, एक तो अपना जो पार्लियामेंट का जो एरिया था और प्रगति मैदान पर। इनको हमें मॉडल बनाना था, जो लोगों के लिए एग्जाम्पल होता कि भाई इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन जब कंट्रोल हो सकता था तो बाकी भी तो तो बाकी हो सकता। शायद वहां बहुत कुछ हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां कुछ नहीं हुआ, हुआ है, लेकिन उसको हम दिखाने में चूक। वो जितनी भी लॉबी है, जो कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स हैं, उनको वहां दिखाना चाहिए था कि ऑन ग्राउंड यू कैन कंट्रोल इट लाइक दिस। और हो सकता है किया भी हो, बट हमें नहीं पता। नहीं, हम दिखा नहीं पाए, वही मैं कह रहा हूँ। वो चीज हमें दिखानी थी, हम उसको ओपन करना था, लोगों को ले जा। हमारे जो 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 स्टूडेंट्स हैं, जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, उनको दिखाना था कि भाई दिस इज द थिंग, ऐसे होता है। बट शायद सर आई थिंक आप सही कह रहे हो। एक किसी से बात हुई थी, काफ़ी एक्सपीरियंस उन्होंने बात बोली कि हम सिटी प्लानिंग की बात करते हैं, बट आज हमारे पास लोग ही नहीं हैं जो अर्बन प्लानिंग पढ़ना चाहते हैं। सिटी प्लानिंग हम कैसे करें, कंस्ट्रक्शन कैसे करें। एंड जैसे आपने बोला कि हमारे स्टूडेंट्स को दिखाना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम सर ये स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इस डिग्री के बाद हम क्या करेंगे, क्या इम्पैक्ट है, क्या फ्यूचर है। एंड जो चीज़ आप बोल रहे हो, अगर वो चीज़ें ओपन में होंगी तो आई थिंक इनको भी होप मिलेगा कि दिस इज हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट आवर स्किल्स, आवर नॉलेज, और नॉलेज गैप्स फिल कर सकते हैं।
देखिए, कहीं ना कहीं हमें विजन थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। हमें न जाने क्यों, मुझे नहीं मालूम, लोग हम छुपाना चाहते हैं अच्छे काम को भी और बुरे काम। हमें दिखाना चाहिए कोई भी काम 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो उसमें कमी होगी। लेकिन जब मुझे कमी पता होगी तो मैं शायद नेक्स्ट में उसको, शायद ये हमें साइंस से थोड़ा भटक के फिलॉसफी में चला नहीं सर। सो लास्ट क्वेश्चन ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या हमारी पॉलिसीज अच्छी हैं एयर पोल्यूशन के लिए, और पॉलिसीज का कितना रोल है एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने में या फिर दिल्ली की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में? पॉलिसी का सर, लेट मी रीफ्रेज दिस, क्योंकि हर कोई बोलता है कि पॉलिसी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो एक तो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज प्लस इम्प्लीमेंटेशन, इसका कितना रोल है दिल्ली एयर क्वालिटी इम्प्रूव होने में? देखिए, हमारे लॉस बहुत अच्छे हैं। वी हैव द, हमारा ईपीआई एक्ट, एयर एक्ट उठा के देख लीजिए, इज वन ऑफ द बेस्ट। इट गिव द पॉलिसीज, वी हैव वेरी गुड पॉलिसी। बट कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट सेकेंडरी हो जाता है। आपको उसका इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा। उसका इंपॉर्टेंस बताने का एक ही रास्ता है, आपको कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को, इन इम्पैक्ट्स को एनवायरमेंटल हेल्थ कॉस्ट से जोड़। अब मैं सिर्फ 1400 स्क्वायर किलोमीटर पे आ जाता हूँ, दिल्ली पे शायद हम 2 करोड़ से ऊपर हैं। एक बहुत अच्छी स्टडी चाहिए कि ये 2 करोड़ लोग इस विंटर में हेल्थ पे कितना खर्च कर रहे हैं, और सिर्फ उससे हम कैलकुलेट कर लें उसको हम बचा सकते हैं क्या, कितने मेन डे लॉस। तो शायद तब हमें लगने लगेगा कि एनवायरनमेंट पर जो हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए था, जिसको मैंने बचाया, वो इसकी तुलना में कहीं बहुत कम था। जो परेशानी इंडिविजुअल ने उठाई उसको तो छोड़ दीजिए, सिर्फ इकोनॉमिक्स अगर देख लें, और शायद वो वही मूवमेंट होगा जब ये सरकार का प्रॉब्लम से हटके मेरी प्रॉब्लम बन जाए। और अगर ये मेरी प्रॉब्लम हो गई तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इंडो गैंगेटिक प्लेन है, रहेगा, लेकिन कम से कम जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, वो तो कंट्रोल। सर, अगर आज आपके पास अनलिमिटेड फंड्स हो, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, आप उसे कहाँ स्पेंड करोगे कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन ऑफ दिल्ली? ये लास्ट पार्ट है आज का। सबसे खतरनाक क्वेश्चन। देखिए, मेरी प्रायोरिटी अगर फर्स्ट प्रायोरिटी, आई विल ट्राई टू स्टॉप बायोमास पर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर सिटी बर्निंग, फर्स्ट बायोमास पर। अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं ऑल झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में कम्युनिटी किचन, कि भाई दिस इज द बर्नर, यू कम कुक एंड गो। रोड डस्ट में हटाऊं, पॉटहॉल बंद होंगे, और रोड डस्ट सिर्फ मेरा मैकेनिकल सीपर कलेक्ट कर रहा है, नहीं, कहाँ डिस्पोज हो रहा है, प्रॉपरली डिस्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर। और कम से कम दिल्ली हैव द बिग पार्क्स, ओपन बॉल्ड स्पेसेस हैं, उनको अगर ये 3 चीजें भी आपने कर ली तो शायद कहीं आप बहुत फर्क महसूस कर। तो थैंक यू शेयर करने के लिए। मेरे लिए आज वो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, कम्युनिटी किचन वाला। मतलब बहुत सिंपल है ये सोल्यूशन, और शायद इम्प्लीमेंट हो भी सकता है, बट ये चीज़ सोचना कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, आई थिंक उन लोगों के लिए भी एक फूड सोर्स बनेगा कि उनको भी खाने को मिलेगा। बिकॉज ये लोग जैसे खा रहे हैं, डस्टबिन से उठा के खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे खाना बना रहे हैं, तो आई गेस उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी इंप्रूव होंगी, प्लस उन्हें एक बेटर लाइफ भी मिलेगा, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिल्लीज ओवरऑल एयर क्वालिटी। तो सर थैंक यू, एंड आई होप कि हम आपको और बहुत सारे एपिसोड्स में इन्वाइट करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के लिए। बट थैंक यू यहाँ आने के लिए और ये सब शेयर करने के लिए। आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल। वेलकम, एनी टाइम। थैंक यू सर।